तो आज बात करते हैं सत्यजीत रे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बिपिन चौधरी की याददाश्त का धोखा के बारे में। देखिए, ये सिर्फ किसी की मेमोरी लॉस की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी इस बारे में है कि कैसे कैसे किसी के दिमाग को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए जरा इस पूरे मनोवैज्ञानिक जाल को परत दर परत खोलकर देखते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई किसी की पहचान की नींव को ही हिलाकर रख दे। क्या हो अगर किसी को ये यकीन दिला दिया जाए कि उसकी जो सबसे पक्की, सबसे खास यादें हैं वो असल में कभी हुई ही नहीं थीं। एक बहुत ही डरावना ख्याल है ना? तो ये हैं बिपिन चौधरी। इनकी जिंदगी ना बिल्कुल एक घड़ी की तरह चलती है, एकदम सटीक, हर चीज अपनी जगह पर, हर याददाश्त पत्थर की लकीर। लेकिन क्या होता है जब इस एकदम परफेक्ट दुनिया में एक छोटी सी बारीक सी दरार पड़ जाती है। बिपिन बाबू की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था हर हफ्ते एक किताबों की दुकान पर जाना। ये उनकी एकदम सजी सजाई ऑर्गेनाइज दुनिया का एक सिंबल था। और जानते हैं, ठीक यहीं पर, इसी जगह पर उनकी दुनिया को उलटने की साजिश का पहला बीज बोया जाता है। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। परिमल घोष नाम का एक अजनबी अचानक से आकर यह दावा करता है कि वो 1958 में बिपिन बाबू से रांची में मिला था। अब बिपिन बाबू के लिए तो ये बात नामुमकिन है। उन्हें 100% यकीन है कि वो उस साल पूजा की छुट्टियों में कानपुर में थे। रांची में तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक हवाई दावा नहीं है। वो अजनबी ऐसी ऐसी बारीकियां बताता है जो सिर्फ बिपिन बाबू को ही पता हो सकती हैं, जैसे हुंड्रू फॉल्स में उनका गिरना या उनके घुटने पर चोट का निशान। यही छोटी छोटी बातें बिपिन बाबू के आत्मविश्वास की मजबूत दीवारों में पहली दरार डाल देती हैं। बस उस एक मुलाकात के बाद बिपिन बाबू की पूरी दुनिया हिल जाती है। अब वो अपनी ही याददाश्त की सच्चाई को परखने के लिए एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली खोज पर निकल पड़ते हैं। कमाल की बात यह है कि वो अजनबी सिर्फ रांची की यात्रा के बारे में नहीं जानता। नहीं, वो तो बिपिन बाबू के परिवार के बारे में, उनकी पत्नी की मौत के बारे में, यहां तक कि उनके भाई के दिमागी हालत के बारे में भी जानता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोई बाहरी आदमी इतनी पर्सनल, इतनी निजी बातें आखिर जान कैसे सकता है। और फिर एक ऐसा सबूत सामने आता है जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। बिपिन बाबू जब अपने दाहिने घुटने को देखते हैं तो वहां सच में एक पुराना, इंच भर लंबा कट का निशान होता है। अब सोचिए, सिर्फ एक अजनबी की बातें नहीं थीं, अब तो उनका अपना शरीर भी उनकी याददाश्त को धोखा दे रहा था। एक ऐसे इंसान के लिए जिसे अपनी याददाश्त पर नाज हो, जिसे अपने दिमाग पर पूरा भरोसा हो, उसके लिए यह सबसे डरावना, सबसे खौफनाक ख्याल है जिसकी वो कल्पना भी कर सकता है। अब बिपिन बाबू पूरी तरह से परेशान होकर एक आखिरी कोशिश करते हैं। वो दिनेश मुखर्जी को फोन लगाने का फैसला करते हैं। वही दिनेश मुखर्जी जिसका जिक्र परिमल घोष ने किया था। अब ये फोन कॉल या तो उनके सबसे बड़े डर को सच साबित कर देगा, या फिर उन्हें इस दिमागी कश्मकश से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। और फिर फोन के दूसरी तरफ से वो जवाब आता है जो बिपिन बाबू की दुनिया को, उनके भरोसे को चकनाचूर कर देता है। दिनेश सिर्फ ये नहीं कहता कि वो रांची गया था, बल्कि वो ये भी कंफर्म करता है कि हाँ, बिपिन बाबू खुद भी वहां मौजूद थे। बस अब बिपिन बाबू के पास शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और इस कंफर्मेशन के साथ ही बिपिन बाबू बिल्कुल टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। सोचिए, एक इंसान जो अपनी तेज याददाश्त के लिए जाना जाता था, अब उसे अपनी ही यादों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यह साफ साफ दिखाती है कि कैसे बिपिन बाबू का दिमागी संतुलन कितनी तेजी से बिगड़ता चला गया। सोमवार को एक छोटी सी मुलाकात से जो कहानी शुरू हुई थी, वो शुक्रवार आते आते एक बड़े दिमागी संकट में बदल गई। इतना बड़ा कि उन्हें रांची जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब अपने डॉक्टर की सलाह पर और अपनी याददाश्त को वापस पाने की एक आखिरी धुंधली सी उम्मीद में बिपिन बाबू आखिरकार वही करते हैं जिससे वो अब तक बच रहे थे। वो रांची का टिकट बुक करा लेते हैं, ये सोचकर कि शायद, बस शायद, उस जगह को देखकर उनकी खोई हुई यादें लौट आएं। लेकिन रांची की यात्रा उनके लिए किसी तबाही से कम नहीं थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। वो हुंड्रू फॉल्स पर बेहोश होकर गिर जाते हैं, और जब उन्हें होश आता है तो उनके मुंह से सिर्फ यही निकलता है, मैं खत्म हो गया हूं। ये उनकी हार का आखिरी कबूलनामा था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो पूरी तरह से हार मान चुके होते हैं, उनके सबसे निचले पॉइंट पर एक खत आता है। एक अकेला खत जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था।
कलकत्ता वापस आकर बिपिन बाबू पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्हें अब पक्का यकीन हो गया है कि वो पागल हो रहे हैं। और ठीक तभी उनका नौकर एक लिफाफा लेकर आता है जिस पर लिखा होता है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। और बस यही वो पल है जब पूरी सच्चाई सामने आने वाली थी। ये खत किसी और का नहीं बल्कि चुन्नी लाल का था, बिपिन का एक पुराना दोस्त जो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा था और बिपिन ने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया था। और उस खत में क्या लिखा था? मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरे संसाधन सीमित हैं। मेरे पास जो है वो है कल्पना, जिसका एक हिस्सा मैंने तुम्हारे असंवेदनशील व्यवहार का बदला लेने में इस्तेमाल किया। तो मतलब ये कि याददाश्त खोने की ये पूरी कहानी कोई बीमारी नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी और बेरहम साजिश थी, एक मजाक था। तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये एक बहुत ही बारीकी से बुनी गई साजिश थी। चुन्नी लाल ने क्या किया? उसने बिपिन बाबू के घमंड को, उनकी याददाश्त पर, उनके गुरूर को ही उन्हीं के खिलाफ एक हथियार बना लिया। बदला लेने का इससे चालाक तरीका और क्या हो सकता था? तो सवाल ये उठता है कि बदला लेने की इस पूरी कहानी से, इस साजिश से आखिर सीखने को क्या मिलता है? इस बेरहम मजाक ने एक तरह से बिपिन बाबू को आईना दिखा दिया। पहले वो एक घमंडी, खुद में रहने वाले और दूसरों के दुख दर्द से बेपरवाह इंसान थे, लेकिन इस एक तजुर्बे ने उन्हें अपनी गलतियों का सामना करने और शायद थोड़ा विनम्र बनने पर मजबूर कर दिया। ये एक बहुत दर्दनाक लेकिन शायद ज़रूरी सबक था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इतना सब होने के बाद भी, आखिर में भी, बिपिन बाबू का घमंड पूरी तरह से नहीं टूटता। वो डॉक्टर से झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि हाँ, रांची जाने से उनकी याददाश्त वापस आ गई। मतलब वो सच की शर्मिंदगी झेलने के बजाय एक झूठी कहानी गढ़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और आखिर में बिपिन चौधरी की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वो ये कि जिस हकीकत को हम अपनी दुनिया मानते हैं वो कितनी मजबूत है। अगर किसी की यादें ही झूठी साबित हो सकती हैं तो फिर वो खुद पर कितना भरोसा कर सकता है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा दिमाग जितना ताकतवर है उतना ही नाजुक भी हो सकता है।